Good morning student. In previous class I taught you half कविता जो हाफ पोएम थी आपकी वो मैंने आपको रीड करवाई थी एंड जो टुडे कंटिन्यू दिस पोएम। चट कर जाता चोंच में नीचे गले में के डालता अब जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा बगुला था जो कि तालाब में खड़ा होता है एक टांग के ऊपर। वो क्या करता है, ऐसे एकदम ध्यानमग्न रहता है और जैसे ही मछली को देखता है तालाब के अंदर वो क्या करता है, उसको झट से अपनी चोंच में उठाकर क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में कवि क्या कहते हैं केदारनाथ जी, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब उन्होंने क्या बताया है कि अब एक है ना, यानी जो एक चतुर चिड़िया है जिसका क्या है, सिर काले रंग का है। ठीक है। वो अपने क्या करती है, श्वेत पंखों को फैलाकर यानी सफ़ेद पंखों को फैलाकर क्या करती है, जो जल का हृदय सरोवर के पास खड़ी होती है वो उससे थोड़ी ऊंचाई पर उड़ती हुई दिखाई देती है। अब वो क्या करती है, सरोवर के अंदर जैसे ही कोई मछली या कोई कीट देखती है तो वो क्या करती है, उस जल के हृदय के ऊपर यानी उस जल के अंदर वो क्या करती है, चोंच मारती है और टूट पड़ती है किसके ऊपर, एक चटुल अर्थात एक चतुर मछली के ऊपर टूट पड़ती है चोंच पीली में दबाकर। और उस चिड़िया की चोंच कैसी है, पीले रंग की है। वो अपनी पीली चोंच के अंदर उसको दबाकर क्या करती है, आसमान में दूर कहीं उड़ जाती है। यानी अब वो इतनी ध्यान रखती है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो क्या करती है, उसके ऊपर जल के ऊपर मंडराती रहती है और जैसे ही वो अपने लक्ष्य को पूरा करती है क्या करती है, वहां से उड़कर किसी दूसरी जगह पे चली जाती है। तो इसमें भाव क्या है कि अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगा के आपको सिर्फ उसी एम की ओर, उसी लक्ष्य की ओर क्या करना होगा, एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। अब वो क्या करता है, जैसे कवि है वो नीचे ज़मीन पे खड़ा हुआ है, ऊंचे वो कहाँ, ऊंचाई के ऊपर जो ज़मीन है या जो चोटी है या जो पहाड़ है या जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है, टीले बने हुए हैं, उनकी ओर देखता है। कैसे देखते हैं कि ओ यहीं से, और यहाँ से क्या होती है, कुछ भूमि जो ऊंचाई के ऊपर है। ठीक है। यहीं से क्या जाती है, एक रेल की पटरी भी निकल रही है इसके बीच में से। ठीक है। एक रेल की पटरी जाती है, ट्रेन का टाइम, लेकिन वहाँ पर क्या है, अभी ट्रेन आने का, रेलगाड़ी आने का क्या हुआ है, समय नहीं हुआ है। यानी रेल की पटरी जा रही है उसके बीच में से, लेकिन रेलगाड़ी आने का टाइम नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और क्या है कि मैं यहाँ पे क्या एकदम स्वच्छंद यानी एकदम स्वतंत्र होके यहाँ पे खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई है। अब क्या है, वहाँ पे जो रेत के टीले बने हुए हैं गांव के अंदर, या जो ऊंची ऊंची जो थोड़ी सी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं क्या दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। और चित्रकूट की, और क्या है, चित्रकूट के समान जो छोटी छोटी चौड़ी पहाड़ियाँ होती है वो वहाँ पर दिखाई देती है और दूर दिशाओं तक फैली हुई दिखाई देती है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, अब रीवा के जो पेड़ होते हैं ना वो बबूल के पेड़ के समान होते हैं। तो यानी जो बंजर भूमि है, बांझ भूमि अर्थात जो बंजर भूमि है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, रीवा के यानी बबूल के समान जो पेड़ हैं वो खड़े हुए हैं। और वो कैसे खड़े हैं, वो कांटेदार हैं और कुरूप यानी जिनका जो रूप है, जो सौंदर्य है वो भी सुंदर नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, सुगा अर्थात होता है तोता। अब वहीं पे ऐसे जैसा वातावरण है, ऐसा जो माहौल है, उसी के अंदर कहीं से क्या हुआ, रस टपकाता हुआ तोते का जो स्वर है वो क्या देता है, सुनाई देता है। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर। और वहीं पर क्या है, कुछ सारस है जो कि क्या खड़े हैं, जोड़ी के अंदर खड़े हुए होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, वो वन की, इसलिए यानी जो वन है उसमें को उसकी जो सुनसान आवाज़ है उसको चीरता हुआ जो सारस का स्वर है वो क्या करता है, वो निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी वन में जो सन्नाटा छाया हुआ है उस सन्नाटे के अंदर सारस का जो स्वर होता है वो क्या करता है, उसको चीरता हुआ निकल जाता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अब कवि का क्या मन कर रहा है,
सारस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जोड़ी के अंदर खड़े होते हैं, यानी दो सारस एक साथ खड़े होते हैं। तो कवि का मन क्या करता है कि मैं भी उन सारस की जोड़ी के संग क्या करता है, उड़ना चाहता हूँ। जुगल जोड़ी रहती है जहाँ, यानी वो जहाँ पे जुगल जोड़ी है, जहाँ पे सारस की जुगल जोड़ी होती है या युगल है, जब दो सारस एक जगह खड़े होते हैं, मैं भी उनके साथ उड़ जाना चाहता हूँ। हरे हरे खेतों के अंदर सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपे चुपे। अब वो क्या कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जो सच्ची प्रेम कहानी है वो मैं चुपचाप खड़ा होकर सुन लूँ, क्योंकि आज के समय में ऐसी जो प्रेम कहानी है वो कहीं सुनाई नहीं देती है। इसलिए कवि क्या करता है, उन सारस के युगल के साथ या जोड़ी के साथ उड़ना चाहता है और उनकी चुपचाप बातें सुनना चाहता है। किस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल की ये जो कविता है वो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। इसी के साथ आप क्या करोगे, इसको वापस एक बार रीड करोगे। सो टुडे योर होमवर्क, फाइंड क्वेश्चन आंसर। ओके, इस पोएम के अंदर क्या बताया गया, इस जो ये पोएम है पूरी मानवीकरण अलंकार के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार लिखी गई है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप प्रदान करे उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यानी प्रकृति के जो उपादान हैं उनको सजीवता प्रदान करके दर्शाया गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, मानवीकरण अलंकार कहा गया है। थैंक यू।